बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। IBS इस्लामिक बिजनेस सॉल्यूशंस का कोर्स चल रहा है जिसके 6 सेशन है जिस पे हम बात करेंगे HDD पे यानी ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे, जिसको नॉर्मली कहा जाता है HR, लेकिन HR का वर्ड ज्यादा बेहतर नहीं है बिकॉज ह्यूमंस आर नॉट रिसोर्स, दे आर रिसोर्स यूजर्स। ह्यूमंस आर अशरफुल मखलूक, तो ये रिसोर्स नहीं होनी चाहिए। ये जो कैपिटलिस्ट अप्रोच है ना, कैपिटलिज्म में कहा जाता है कि भाई पैसा भी रिसोर्स है और इंसान भी रिसोर्स है, बस जो है वो सेठ साहब जो है सबको यूज करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। नहीं, जितने भी हमारे जॉइंट वेंचर में, जितने भी हमारी फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं, वो हमारा रिसोर्स नहीं बल्कि अशरफुल मखलूक है, हमारे सपोर्टर्स हैं। और वो हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उनसे सपोर्ट हासिल कर रहे हैं। तो वो सपोर्ट फंक्शंस हैं। अगर हम यूज कर रहे होते तो फिर जब वो बेनिफिशियल नहीं रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, हम जो है उनको बाहर निकालेंगे और उनको जो है वो नए फ्रेश ग्रेजुएट को ले आएंगे, तो ये सोच गलत है। बल्कि हमने जो है उनको जो है वो अपना पार्टनर समझना है और उनकी जो है हर नीड में उनको जो है जितना हेल्प आउट कर सकते हैं उतना करें। इसलिए जो उनके बेनिफिट्स हैं, EOBI है, बेनिवोलेंट फंड है, ग्रेजुएटी फंड है, जो हुकूमती कवानीन है वो ना सिर्फ हुकूमत की कवानीन है बल्कि हमें जो है शरिया के मुताबिक वो शरिया का भी तकाजा है कि हम उसको पूरा करें, उनके लॉज, उनकी जो है राइट्स अदा करें। अब हम देखते हैं इस्लाम इस सेंसिटिव इदारे के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में इस्लाम क्या कहता है। देखिए ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव मामला है बिकॉज इसके अंदर जो है वो हमें देखें कि हुकूकुल इबाद का मामला है और हुकूकुल इबाद जो है वो क़यामत के दिन अपनी नेकियां देकर और दूसरों को गुनाह लेकर ही अदा हो सकेंगे। इसलिए हमें जो है ख्याल रखना चाहिए, अगर हमारे अंडर में 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं तो 1000 एम्प्लॉय के बारे में हमसे क़यामत के दिन पूछ होगी। इसलिए कि अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, हदीस मुबारक में, सही बुखारी की हदीस है, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक जो है वो गार्जियन है, हर एक जो है उससे जो है वो उसकी रइयत के बारे में, सबऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो हम ये देखें कि हम HD बनाएं और उसके अंदर कोशिश करें कि क्या हमने अपने एम्प्लॉयज की सेहत का ख्याल रखा, क्या हमने इनको जो है प्रॉपर अवेयरनेस दी, क्या हमने उनको जो है मशीन्स पे खड़ा किया तो उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स रखे, अपनी फैक्ट्री के अंदर फायर सिस्टम रखा। ये सारी शरीयत की रिक्वायरमेंट्स है क्योंकि हमसे अपनी एम्प्लॉयज की सेहत के बारे में, सबके बारे में पूछा जाएगा। और ना सिर्फ जो है वो बिजनेस मैटर में पूछा जाएगा बल्कि हमारे एम्प्लॉयज हैं, क्या हमने उनको नमाजी बनाने की मेहनत की, क्या हमने उनको दीनदार बनाने की मेहनत की। वो हमारी एक बेल पर जो है वो हाथ बांध के हमारे रूम में आ जाते हैं, तो क्या हम उनको नमाज की दावत नहीं दे सकते, क्या हम उनको सच बोलने की दावत नहीं दे सकते, क्या हम उनको इस्लाम की दीगर तालीमात के बारे में, हमने कोई ऐसा सेटअप बनाया कि 5 मिनट उनको जो है कुछ अहादीस पढ़ के सुनाए जाए, 5 मिनट उनको जो है वो कोई दीनी मौजू में बात कर ली जाए, कि हमने जुम्मे के दिन उनको जो है वो कुछ बिठा कर जो है वो थोड़ी सी ईमान यकीन की बात कर ली जाए, कि हमने ऐसा सेटअप बनाया। और आप सोचेंगे अगर हम ऐसा सेटअप बना लें तो 5-10 मिनट से रोज कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 1000-10,000 एम्प्लॉइज जो हमारे फैक्ट्री में आएंगे, जो हमारे इदारे में आएंगे, ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाएंगे। जितने नेक अमाल ये करेंगे उतना हमें अजर मिलता रहेगा। तो इसलिए जो है ना ये डिपार्ट बड़ा ही सेंसिटिव है और इसमें एक तरफ तो बहुत बड़ी नेकी कमाई जा सकती है और अगर उनके हुकूक अदा नहीं किए तो बहुत बड़ा गुनाह भी कमाया जा सकता है। इसलिए अब हम किसी को इंडेक्ट करते हैं, हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसमें हम जो है अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, जॉब ऑफर लेटर देते हैं, ये भी देना शरीयत की रिक्वायरमेंट है। बात जगहों पे, अक्सर जगहों पे मैंने देखा कि कोई वर्बल बात कर ली जाती है, बस तुम आ जाओ कल से काम शुरू कर दो, ना उसको कोई JD दी कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ना आपने जो उसको पैकेज बताया कि भाई आपको कितना पैसे मिलेंगे और फिर ब्रेकअप क्या होगा। हदीस शरीफ में आता है वमन इस्ताजरा अजीरन फल्युअलिमहु अजरहु, जो किसी को हायर करे उसकी उजरत को क्लियरली बयान करे। भाई आपका बेसिक सैलरी कितनी होगी, आपका मेडिकल अलाउंस कितना है, अच्छा अगर सेल्स का स्टाफ है तो आपका कमीशन का फॉर्मूला क्या है, आपको जो है इतने स्लैब पे कितना कमीशन मिलेगा, और अगर आपने इस टारगेट को हिट कर लिया आपको कितना मिलेगा, बल्क में अगर आपने सेल कर दी तो आपको कितना मिलेगा। ऐसा ना हो कि बहुत सेल वालों से वो झगड़ा ही होता रहे कि ये लीड तो मैं लेके आया था, वो लीड तो आप लेके आए थे लेकिन बल्क में थी, उसमें इतना कमीशन तो नहीं दे सकते। या जैसे आज ही मेरे पास एक केस भी आया कि भाई एक स्टाफ को हायर किया कमीशन पे, लेकिन जो है वो उसने अभी तो काम तो किया नहीं था, 1 माह के अंदर ही चला गया। तो भाई अब उसका ऑफर लेटर में क्या लिखा था कि 1 माह तक आपको प्रोबेशनल पीरियड है, आपको कमीशन नहीं मिलेगा, या ऑफर लेटर में लिखा था कि आपको डे फर्स्ट से ही कमीशन मिलेगा। तो ये बात जो है ना हमें पहले से डिसाइड करनी होगी। इस OT क्या होगा, ओवर टाइम भी डिसाइड नहीं होता कि भाई जो है ना वो ओवर टाइम किस रेट पे मिलेगा, छुट्टी वाले दिन अगर बुलाएंगे तो किस रेट पे मिलेगा। अब OT आपको जो है ना वो ये हमने डिसाइड ही नहीं किया कि भाई आप जो है वो
3 घंटे से ज्यादा बैठेंगे तो आपको क्या रेट मिलेगा। ये सारी चीजें बहुत क्लियर ऑफर लेटर में बयान करनी चाहिए और अपॉइंटमेंट लेटर में बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ताकि जो है किसी तरह का वेग न रहे। और हमने पढ़ा था ना कि गरर अलाउ नहीं है इस्लाम में, तो गरर का मतलब अनसर्टेनिटी, क्लियरिटी ना हो तो ये जायज नहीं है। तो पैकेज पूरा क्लियर हो, जॉब डिस्क्रिप्शन में उसकी टाइमिंग मेंशन हो कि भाई जो है आपका आवर्स कितने, ये नहीं कि भाई आने का टाइम तो है जाने का टाइम नहीं है। ये क्या है सोच है, ये तो जो है ना वो अनसर्टेनिटी है। भाई आप बताएं कि आपको हम जो है वो आपका 8 to 5 जॉब है और उसके बाद हम जो है वो किसी दिन अगर आपसे कहेंगे ओटी का तो उसमें भी 3 घंटे की बात होगी। सही है, ये नहीं कि भाई जो है सेल्स में आप रमजान में आपके कोई टाइमिंग नहीं होंगे और जो है ना ये सेल नहीं, देखिए वो भी इंसान है, सही है, उनकी भी एक लिमिट है। सही है, आप उनकी आपने उनको खरीद नहीं लिया, बल्कि उनसे आपने, देखिए हमने बात करें ना, जब हम अपने एम्प्लॉयज को गुलाम नहीं समझेंगे बल्कि हम उनको समझेंगे कि उन्होंने अपनी सर्विस दी और हमने उसके बदले उनको पैसे दिए। जैसे हम दुकानदार से कोई चीज खरीदते हैं तो दुकानदार हमारा गुलाम नहीं बन जाता, इसी तरह ये एम्प्लॉयज जो है इनसे हमने उनकी सर्विसेज खरीदी, ये हमारा गुलाम नहीं बन गए बल्कि म्यूचुअल कंसेंट से होगा कि भाई आपको अगर ओवर टाइम 3 घंटे से ज्यादा आप नहीं बैठना चाह रहे तो मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम सेल्स के दिनों में आपको कोई रात रोक रहे हैं, लेकिन अगर आपको आपको मसला है कोई और आप ड्यू रीजन से नहीं रुकना चाह रहे तो हम मजबूर नहीं कर सकते। ओटी की प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, कमीशन की प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, तो ये पैकेज भी वाजे होना चाहिए। दूसरा क्या है, वर्कलोड जो है वो भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। यानी वर्कलोड ऐसा ना हो कि इतना काम दे दिया, जैसे प्राइवेट सेक्टर में बात होगा 3 बंदों का एक बंदे से काम लिया जा रहा होता है, पूरी पूरी जो है कंपनी की जो है ना वो जो है वो सैलरी जो है एक ही बंदा बना रहा होता है, या पूरी पूरी कंपनी का जो है एक ही बंदे को जो है मार्केटिंग हेड भी बनाया हुआ है, सेल्स का भी है, तो आपने कई लोगों का काम उसको दिया हुआ है। तो हदीस शरीफ बात है, ममलूक की ताम हो के स्वदू, गुलाम के लिए तुम पर हक है कि तुम उसको कपड़े दो, उसको जो है अच्छा खाना पिलाओ खिलाओ, वला युकल्लफु मिनल अमली इल्ला मा युतीक, और उसको उस काम का जिम्मेदार मत बनाओ जो वो कर नहीं सकता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे जो मातहत अमला होता है मैं उसको 4 काम एक साथ नहीं बताता, क्योंकि देखिए मैंने उसको फिजिकल काम के लिए रखा है। अब मैंने उसको जो है मेंटली टॉर्चर भी दे दिया कि चारों काम याद रखो, कि पहले इस बैंक में जो है ना ये पैसे जमा कराना, फिर वहां पर टैक्स जमा कराना, फिर ये जमा कराना, ये जमा कराना। अब आपने उसको इतने सारे काम बता दिए, अब वो याद ही नहीं रहा। तो अगर या तो आप उसको एक 1 बाय 1 करके काम बताएं, अगर एक साथ बता दें तो उसको प्रॉपर लिख कर दें कि भाई ये काम है इस तरीके से करने हैं। अब वो बेचारा शर्मा शर्मी में पूछ भी ना सके, तो इसलिए जो है ना हम वो काम दें जो उसकी कैपेसिटी के अंदर हो। और एक बात याद रखिए, देखिए ये लोग हैं, ये जवानी में तो काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी फैमिली भी है, इनका सोशल टाइम भी होगा, इनको रेस्ट भी करना होता है। अब 12-12 घंटे की जो है वो चल रही है, अब वो बिजनेस शाम में आता है तो इतना थका हुआ आता है कि जो है ना वो अपनी फैमिली को वक्त ही नहीं दे पाता, अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं कर पाता, कोई मस्जिद में अपना कोई वक्त ही नहीं दे पाता, अपनी रूहानी तरबियत ही नहीं कर पाता। तो ऐसा सेंसिबल टाइमिंग होनी चाहिए जिसके अंदर वो अपनी फैमिली को भी वक्त दे सके, अपनी जिंदगी के और रोल्स को भी काम कर सके, एक पॉजिटिव जिंदगी गुजार सके। हमने उसको इतना टाइम दे दिया कि बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह निकलता है तो रात को थका के निकलता है, वापस आता है और वो फिर किसी का भी नहीं रहता, एक संडे वो सोते हुए गुजार देता है। तो इसलिए जो है वो हम वर्कलोड भी इसको प्रैक्टिकल दें जो काबिल अमल हो, और उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन में वाजे हो कि आपके ये टारगेट्स हैं, ये केपीआईज हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो क्लियर हो, और टाइमिंग भी सेंसिबल हो, जो हम अपने लिए पसंद कर सके वो दूसरों के लिए भी पसंद कर सके। खासतौर पे रमजान आ रहा है, आज ही हदीस पढ़ी कि रमजान के अंदर जो अपने एम्प्लॉयज का काम हल्का कर दे, अल्लाह जल्ल शान उसकी मगफिरत फरमा देते हैं। इसी तरह अगली हदीस हम देखते हैं कि ऑन टाइम पेमेंट, जब हम उसको सैलरी पे रखें जो भी है तो उसकी पेमेंट लटका के ना रखें, उसके जो बोनस है उसको हम लटका के ना रखें कि भाई साल के आखिर में देंगे तो पूरे साल तक काम करोगे तो तुम्हें ये बोनस मिलेगा, और जब ड्यू हो गया तो आप उसको वक्त पे पेमेंट कर दें। आप औतुल अजीर अजरहु कब्ल अन यजिफ अरक़हु, कि अजीर को अपने जो है वर्कर को उसकी उजरत दे दो कम, इससे पहले कि उसका क्या हो जाए पसीना खुश्क हो जाए। तो ये बहुत ही अहम बात है कि हम ये देखिए, अच्छा ये जो सारी बातें चल रही हैं ये वन साइडेड है, यानी हम बात करेंगे आज एम्प्लॉय के हुकूक, लेकिन अब एम्प्लॉयर की क्या राइट है वो तो जब हम बात करेंगे जब हम एम्प्लॉय से बात कर रहे होंगे, वर्कर से बात करेंगे। लेकिन चूंकि अभी मेरे टारगेट ऑडियंस में वो लोग हैं जो जो है वो लोगों को हायर करते हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि खुदारा हम जो है लोगों के हुकूक समझें और उनके हुकूक अदा करें। हम लोगों के हुकूक अदा करेंगे, लोग हमसे लॉयल होंगे, हमारे लिए जो है वो फिर वो लॉस पे नहीं चलेंगे बल्कि वो दिल से हमारे लिए काम करेंगे।
और दिल से हमारे लिए जो है वो दुआएं करेंगे, तो पता नहीं कितने लोगों की हाथ उठेंगे, कितने लोगों की जो है वो हमारे लिए आंखें नम होंगी, तो हमारा कारोबार कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन हमने जरा सा जो है अपने बेनिफिट को देखते हुए उनकी चूल्हे ठंडे कर दिए, उनको जो है तंग किया, तो फिर हमें कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ेगा। हदीस शरीफ में आता है कि पेमेंट वक्त पे कर दो। अब उसकी जो पेमेंट है, जो सैलरी, जो उसकी जो है कमीशन बना, जो उसकी जो है सेल्स कमीशन बना, उसका फौरन हिसाब करके हम उसको जल्द से वक्त दे दें। अब लेट करना, 5 तारीख को 10 तारीख को पेमेंट देना, ये मुनासिब नहीं है। जब उसका जो वक्त आ जाए उस वक्त को हम प्रॉपरली अदा कर दें। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि एक हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं, यानी हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाते हैं 3 आदमियों का मुकाबले में मैं खुद आऊंगा। यानी आप देखें कि अल्लाह जल्ल शानहू किसी के मुकाबले में आ जाए तो क़यामत के दिन वो कहाँ बच सकता है। यानी जिसके वकील मुकाबिल जो है अल्लाह जल्ल शानहू, तो 3 आदमी ऐसे हैं। उनमें से एक आदमी है वरजुलन इस्ताजर अजीरन, एक आदमी है जिसने किसी को हायर किया, फस्तौफा मिनहु, और उससे पूरी पूरी उसकी सर्विसेज ले ली, वलम युअती अजरहु, लेकिन उसको जो है उसकी वेजेस नहीं दी। मिसाल के तौर पर इसकी हम एक मिसाल ले लें कि आपने ये रूल बना दिया कि 3 दिन लेट आओगे तो आपको जो है 1 दिन की पूरी डिडक्शन होगी। भाई 3 दिन वो लेट आया, सही है, अगर वो किसी रीजन के बगैर लेट आया तो ये उसका लेजीनेस है, उसकी जो है विलफुल नेग्लिजेंस है, आप उसको डांटें, उसको समझाएं, उसको जॉब से निकाल दें। लेकिन जिस दिन वो आ रहा है, यानी उस दिन की तनख्वाह पूरी काट लें उसमें से, या उसकी पेड जो है इनकैशमेंट से आप काट डिडक्ट कर लें, तो ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि वो जब आपने कह दिया कि आपको इतनी पेड जो है वो इनकैशमेंट हो सकती है, आपकी इतनी पेड आपकी लीव्स होंगी, और आप उसमें से जो है वो उसकी जो है तनख्वाह काट रहे हैं, तो ये उसका राइट, आप उसका डिडक्ट कर रहे हैं। तो ये तो जायज नहीं है ना कि आपने उसका पूरे दिन का काम तो लिया, लेकिन आपने उस दिन की सैलरी तनख्वाह उसको नहीं दी। भाई जितनी देर वो लेट आया उतनी देर का आप काट लें। भाई 10 बजे तक नहीं आओगे तो हाफ डे कट जाएगा, और 11 बजे आओगे तो पूरा दिन कट जाएगा। ये रूल इस्लाम के मुताबिक नहीं। हाँ, इसका शरिया में इसका हल जरूर है। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि आप पहले घंटे की तनख्वाह ज्यादा रख ले, कि भाई जो है वो आपकी जो है वो 8 घंटे की जो तनख्वाह है वो हर घंटे की जो है ना वो वैसे तो 1,000 रुपए है या 100 रुपए है, लेकिन जो है वो पहले घंटे की आपकी जो तनख्वाह है वो जो है वो 400 रुपए है। तो अगर आप पहले घंटे में लेट आएंगे तो आपकी 400 रुपए तनख्वाह घट जाएगी। तो ये भी सही रूल है अगर एचआर वाले इसको कैलकुलेट कर सके। और इसके अलावा भी बहुत सारे रूल है। आप ये भी कर सकते हैं कि जो एक दिन की तनख्वाह है उसके बोनस से काट लें, कि भाई आपकी जो है ना जो बोनस आपको मिलता है, वो बोनस तो उसका राइट नहीं होता ना, तो बोनस जो ईद पे मिलता है, ईद उल अजहा पे मिलता है, वो आपका कट जाएगा जितना आप लेट आएंगे। एक दिन की अगर 3 दिन लेट आएंगे तो एक दिन की बकदर तनख्वाह के बकदर बोनस कट जाएगा, तो बोनस से डिडक्शन भी जायज है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप ये बात कर सकते हैं कि हम ये बात कर सकते हैं कि ये इसके और भी सोल्यूशन है। मतलब चैरिटी का मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि भाई चैरिटी आप ये कर सकते हैं कि आप अंडरटेकिंग ले लें अपने मुलाजिम से कि अगर मैं 3 दिन लेट आया तो 1 दिन की तनख्वाह के बकदर मैं तनख्वाह क्या करूंगा, सदका करूंगा। तो वो आपकी इनकम में तो नहीं आएगी, लेकिन आपकी सीएसआर में चली जाएगी। तो बहुत सारे और ऑल्टरनेट हैं, लेकिन तनख्वाह काट लेना, फाइनेंशियल पेनल्टी लगा देना, ये इस्लाम में जायज नहीं है। जो काम वो कर रहा है उसकी तनख्वाह उसको मिलनी चाहिए। इसी तरह और बहुत सी हम रिडक्शंस करते रहते हैं, वो भी जायज नहीं है। उलमा किराम से पूछें कि उनका सोल्यूशन क्या है। इसकी तरह लास्ट बात ये है कि कुरान मजीद में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। बस हमें यहीं तक पता होता है। हालांकि आगे कुरान मजीद में क्या फरमाया, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम्हारी कंसर्न अथॉरिटीज है उनकी भी इताअत करो। यानी जो हाकिम वक्त हो उसकी इताअत करना भी शरन जायज जरूरी है, वाजिब हो जाता है। अगर वो कोई काम कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं कह रहा तो उसको मानना जरूरी है। अब हमारे लेबर लॉज जो हैं, लेबर लॉज में कहा जाता है कि भाई लेबर के लिए जो है वो आप इतनी जो है उनका वर्क आवर्स रखें, इससे ज्यादा की वर्क आवर्स नहीं हो। अब आप उस पर जो है वो लेबर इंस्पेक्टर आ जाता है और वो आपकी जो है वो आपको नोटिस दे देता है, फिर आप रिश्वत देके वो छूट जाते हो। ये ठीक नहीं है, क्योंकि रिश्वत देना तो वहां होता है जहां पर आप सारे लॉज को फॉलो कर रहे हो, फिर आप पर कोई जुल्म करें। लेकिन जहां आप खुद से जो है वो सारे लॉज को फॉलो नहीं कर रहे, फिर आपको कोई कमीशन, फिर कोई नोटिस आ जाए, तो उसको फिर फेस करना होगा। तो इसीलिए जो है लेबर लॉज के जो जो कवानीन बैन किए गए हैं कि आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में रखोगे तो कब तक रखोगे, फिर आपने जो है उसको मेडिकल देना है, कितना नहीं देना, फिर उसके बाद उसका जो है वो शिफ्ट के कितने आवर्स होंगे, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि उनके जो बेनिवोलेंट फंड और प्रोविडेंट फंड है उसके बारे में लॉज कहते हैं। तो हमारे पास लीगल कंसल्टेंट होना चाहिए,
और उस लीगल कंसल्टेंट से हम सारे मामला को वेट कराएं, ताकि हम लॉज, हमें मुल्क के जो लॉज हैं इनको फॉलो करना भी शरीयत का तकाजा है। जैसे सिग्नल पे खड़ा होना वाजिब है, और अगर हम उसको तोड़ दे तो गुनहगार होते हैं। इसी तरह हम जो हमारे ऊपर जो टैक्स लागू हो रहे हैं, हमारे ऊपर जो है वो एम्प्लॉइज की जो ईओबीआई आ रहा है, जो डिडक्शन आ रही है, वो हम प्रॉपर करें। और जहां पर हमें लगता है कि ये लॉज जो है वो जालिमाना है और इन पर अमल कोई सेंस बनता नहीं है, वहां उलमा किराम से पूछें कि भाई ये लॉज हम पर लग रहे हैं और उसको हम बेयर नहीं कर सकते, तो इसका शरई हल क्या है। लेकिन ये सोच बना लेना कि भाई सारे लॉज जो है दुनियावी मामला है, बस हम तो जो है वो अपने एम्प्लॉय से गलत सी जो है ना एक अलग से जो है वो हमें एक्सपोर्ट करना है, तो चूंकि हमें सर्टिफिकेट लेना है तो हम एक अलग सी शीट बना लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि एम्प्लॉयज को मिनिमम वेज भी मिल रही है, हालांकि हम मिनिमम वेज जो 17,500 है वो हम दे ही नहीं रहे। तो ये फेक जो है वो उनसे साइन लेना और फेक जो है वो उनकी जो पे स्लिप बनाना, ये बिल्कुल ग्रे एरिया है और शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से लॉज को हम फॉलो कर रहे हैं, कौन से लॉज को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो विद दिस हमारी ये सेशन भी एंड हुआ कि हमें एचआर के अंदर लोगों के हुकूक अदा करने हैं, लोगों को जो है वो अच्छा शहरी बनाना है, अच्छा मुसलमान बनाना है, उनकी तरबियत करनी है, और उनके जितने भी हुकूक हम पर वाजिब होते हैं फ्रॉम रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम शरिया पॉइंट ऑफ व्यू, उनको हम फुलफिल करने की नियत करें। जब हम दूसरों के हुकूक अदा करेंगे तो अल्लाह जल्ले शानहू दूसरों को हमारे हुकूक अदा करने की तौफीक अदा फरमाएंगे। तो यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हुई। अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।